जय गजानन जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हमारे शरीर में हर पल बहता रहता है और उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नाड़ी विज्ञान के बारे में। नाड़ी कैसे कार्य करती है, किस तरीके से इसके बारे में विस्तृत जानकारी करें, इसके संबंध में ये वीडियो हमारे हाथ की कलाई पकड़ करके कुछ क्षण शांत रह करके पर्चा उठाता है और उस पर्चे पर कुछ लिखता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो किसी बिना मशीन या किसी उपकरण के कैसे हमारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेता है? तो ये एक ऐसी विधा है जिसके बारे में डॉक्टर या वैद्य, जो पुराना वैद्य होगा, उसको इस विधा के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रहती है, जिसे हम नाड़ी परीक्षण बोलते हैं। हमारी कलाई में ही हमारे शरीर का रहस्य छुपा हुआ है। क्या नाड़ी हमारे आने वाली बीमारियों के बारे में बता सकती है? आज हम इन्हीं राज से पर्दा खोलेंगे नाड़ी विज्ञान के माध्यम से। जानेंगे कि नाड़ी क्या है और ये कैसे काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में जो नाड़ी है वो 60 से 100 बार आम पुरुष यानी आम वयस्क के हाथ में धड़कती है, परंतु बच्चों के हाथ में थोड़ा ये ज्यादा धड़कती है। आप जानते हैं, नाड़ी से व्यक्ति के स्वास्थ्य, स्वभाव और भविष्य तथा मन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि उसके मन में, उसके स्वास्थ्य में, उसके शरीर में, उसके भविष्य में शारीरिक क्या घटना घट सकती है, इसके बारे में भी हम नाड़ी से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम नाड़ी को पहचान लेंगे तो हम अपने ही शरीर के स्वामी बन जाएंगे, अपने ही स्वास्थ्य के स्वामी बन जाएंगे। जिस प्रकार रत्न की परीक्षा जौहरी बहुत ही अभ्यास के साथ करता है, वैसे ही नाड़ी की परीक्षा वैद्य या आम व्यक्ति अभ्यास के साथ ही करेगा तो ही उसको सफलता प्राप्त होगी, तो ही वो शरीर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। जिसके संबंध में योग चिंतामणि में श्लोक कहा गया है कि रत्न बच्चा सावम्य सा देव जायते वारत्रयम परिच्छेद घृत्वा घृत्वा विमुच्चा। यानी कि इसका अर्थ है कि जिस प्रकार रत्नों की परीक्षा जौहरी अभ्यास से करता है, वैसे ही 3 बार परीक्षा करें नाड़ी के ऊपर हाथ को धर धर के। जिस तरीके से श्लोक में बताया गया है, तो पहले ही अभ्यास करना है। अभ्यास करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि कैसे वात, पित्त और कफ दोषों की जानकारी की जा सकती है, क्योंकि वात, पित्त और कफ आयुर्वेद में मुख्यतः 3 दोष माने गए हैं और इन्हीं दोषों के आधार पर पूरा आयुर्वेद चल रहा है। पूरा आयुर्वेद इन्हीं 3 दोषों के आधार पर काम करता है और जब हम इन दोषों के बारे में जानकारी कर लेंगे, तब आयुर्वेद के हमें बहुत ज्यादा जानने में कठिनाई नहीं होगी। तीनों दोषों के बारे में जानकारी करने के लिए अभी हम पहले प्रथम दृष्टया नाड़ी के बारे में जानकारी करेंगे। नाड़ी ही हमें तीनों दोषों के बारे में अपने आप बताती है। आगे जैसे कि हम वीडियो में बताते चलेंगे, नाड़ी हमेशा पुरुष के दाहिने हाथ की, स्त्री के बाएं हाथ की देखी जाती है। जिसके संबंध में योग चिंतामणि में श्लोक में बताया गया है कि त्रीणाम बीसग वाम हस्ते पुरुषोणाम तु दक्षिणे शास्त्रेण संप्रदायेन तथा स्वानुभवेन च। यानी जब नाड़ी की परीक्षा करें तो स्त्रियों के बाएं हाथ की और पुरुषों के दाहिने हाथ की शास्त्रीय संप्रदाय के अनुसार अनुभव करना चाहिए और यही सही है। नाड़ी परीक्षा किस समय करनी चाहिए, इसके संबंध में आयुर्वेद में बताया गया है कि नाड़ी की परीक्षा सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नाड़ी की परीक्षा करनी चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद पेट एकदम साफ हो आपका, तब आप एक यथास्थान पर बैठ करके नाड़ी की परीक्षा करें। जिसके संबंध में श्लोक में बताया गया है कि त्यक्त मूत्र पुरीसस्य सुखीसीनस्य रोगिणः अंतर्जानुष्करस्यापि सम्यक नाड़ी परिच्छयेत। यानी मूत्र और मल त्याग किए हुए तथा सुख से बैठे हुए व्यक्ति को ही नाड़ी चेक करनी चाहिए, उसी से ही आपको स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और चले गए और नाड़ी चेक करवा लिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई जानकारी मिलने वाली नहीं है। और जब तक कि आयुर्वेद में दिए गए नियमों के अनुसार नाड़ी चेक नहीं की जाएगी, तब तक कोई जानकारी मिलने वाली नहीं। अब हम बात करेंगे कि बात नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है। जब आप इतना इसको सीख जाएंगे, तब आप देखेंगे कि बात नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है। तो बात नाड़ी के बारे में बताया गया है कि बात नाड़ी सर्प और जोंक की तरीके से सरकती हुई चलती है। आप एहसास करेंगे कि जब बात नाड़ी का प्रभाव जिसमें पड़ होगा, वो सर्प और जोंक की तरीके से चलती है, जिसके बारे में श्लोक में बताया गया है कि बहुत दिखाती है, तब उस सर्प यानी फिसलती हुई जोंक की तरीके से चलती हुई समझ में आएगी। तब आप समझिएगा कि नाड़ी में बात का प्रभाव समझ में आ रहा है। और दूसरा है पित्त और कफ के प्रभाव से किस प्रकार से नाड़ी कार्य करती है, जिसके संबंध में योग चिंतामणि में बताया गया है कि श्लोक है कुलिंग काक मंडूक गति पित्तष्ट कोपता हंस पाराव गतिम धत्ते श्लेषम प्रकोपता। यानी पित्त के प्रभाव से नाड़ी आपकी कौवे, मेढक की तरीके से फुदक फुदक कर, जैसे कौवा देखते होंगे कि दाना चुगते समय कैसे थोड़ी देर बैठेगा, फिर उछल के दूसरी जगह दाने पर जाएगा, उछल उछल के ऐसे इस तरीके से नाड़ी चलती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये समझिएगा कि ये पित्त से प्रभावित नाड़ी है। जब आप कफ के प्रभाव से
पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी आप देखेंगे तो उसकी नाड़ी आपको हंस और कबूतर की तरीके से एकदम फड़फड़ाती हुई दिखाई देगी। आप समझ जाइएगा कि ये कफ से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी है और इसमें कफ का प्रभाव है। उसी हिसाब से आप आयुर्वेद में उस व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। अब बात करें कि जिस व्यक्ति को आयुर्वेद के अनुसार सन्नपात यानी कि आपको किसी प्रकार की शारीरिक आंतरिक किसी समस्या, जैसे कि आपको तेज बुखार, सर्दी जुकाम, एलर्जी, मौसम बदलने के संबंध में अगर आपको किसी समस्या से आप पीड़ित हैं या आपको आंतरिक कोई समस्या है, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, शुरुआत है, लेकिन बाद में आपको ये समस्या गंभीर हो सकती है, इसके संबंध में नाड़ी आपको पहले से ही इशारा करके बताएगी कि आपको भविष्य में ये समस्या होने वाली है। इसके संबंध में एक श्लोक में बताया गया है योग चिंतामणि के कि जिस व्यक्ति को भविष्य में इन समस्याएं से दो चार होना पड़ सकता है, उसके सामने श्लोक है कि वर्तिनाम गमनम सन्निपातितः कदाचिन मत गमना कदाचित गोवाहिनी, यानी कि अगर आप इन सारी समस्याओं, जैसा कि हमने पहले बताया, समस्याओं से आप पीड़ित हैं, तो उस व्यक्ति की नाड़ी किस प्रकार से काम करेगी। बात करते हैं पित्त और कफ, जो दो दोषों से पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति की नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है। इसमें योग चिंतामणि में बताया गया है कि दो दोषों से पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी जो द्विदोषकोक्तो गेय हंति च स्थान विच्युता स्थित्वा चलती या सा स्मृति प्राणनाशिनी, यानी कि दो दोषों से पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी हमेशा आप देखेंगे कि दो दोषों से पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी धीरे धीरे, अभी आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा मतलब इधर उधर महीन सही स्थान, इधर से इधर स्थान बदलती रहती है। ऐसा करने वाली नाड़ी को हम दो दोषों से पीड़ित नाड़ी कहते हैं। और यदि व्यक्ति की नाड़ी ठहर ठहर कर चल रही है या रुक रुक कर चल रही है, तो उस नाड़ी को किसी गंभीर बीमारी के बारे में बताया गया है, कोई ऐसा गंभीर बीमारी जिसको प्राणनाशिनी भी कहा जा सकता है। नाड़ी केवल हमारे शरीर की नहीं, मन की भी बात बताती है, जिसके संबंध में बताया गया है कि कामी और क्रोधी व्यक्ति की नाड़ी किस प्रकार से चलती है। इसके बारे में भी आयुर्वेद में बताया गया है कि कामात् क्रोधात् गया क्षीण चिंता भयलुप्तता मदांगने क्षीण धोताश्च नाड़ी मदातरा भवेत्, यानी काम और क्रोध से पीड़ित नाड़ी व्यक्ति की नाड़ी चिंता युक्त मनुष्य की नाड़ी क्षीण होती है तथा मंदाग्नि या क्षीण धातु वाले की व्यक्ति की नाड़ी भी धीमी चलती है। इस व्यक्ति की नाड़ी धीमी चलती है, आप जब सीख जाएंगे नाड़ी देखना तो देखेंगे कि जिस व्यक्ति की नाड़ी धीमी चलती है उस व्यक्ति को खाना खाने के बाद अजीर्ण, खाना पचाने की समस्या, अफारा, पेट में अपच, गैस, इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। या इन चीजों से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी आप नाड़ी से देखेंगे तो उसकी नाड़ी धीमे धीमे चलती हुई समझ में आएगी। यदि जो व्यक्ति कामी और क्रोधी है उस व्यक्ति की नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है, उस व्यक्ति की नाड़ी हमेशा आप जब उसको देखेंगे तो तेज चलती हुई समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं कि व्यक्ति जो भय और चिंता में होता है उसकी नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है। तो जो व्यक्ति भय और चिंता में होती है उस व्यक्ति की नाड़ी क्षीण, यानी कि एकदम क्षीण, एकदम धीमी और मंद एकदम दिखाई देगी, समझ में आएगी जब आप नाड़ी चेक करेंगे। अगर क्षीण और मंद नाड़ी चल रही है तो वो व्यक्ति आप समझ जाइएगा कि भय में है या चिंता में, किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन में है या मानसिक अवसाद में वो व्यक्ति है। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो उसका प्रॉपर इलाज भी आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं रक्त विकार की। रक्त विकार से पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है। तो रक्त विकार से पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी के बारे में बताया गया है कि उसकी नाड़ी भारी और गर्म चलती है। जो व्यक्ति रक्त विकार से पीड़ित होता है, यानी कि शरीर में खून की किसी भी प्रकार की समस्या हो, खून की कमी हो या खून संबंधी कोई भी विकार हो, उस व्यक्ति की आप नाड़ी चेक करेंगे तो उस व्यक्ति की नाड़ी बहुत भारी और गर्म समझ में आएगी। ये अभ्यास से ही आएगा। आप एक दिन बैठ कर देखेंगे ये संभव नहीं है, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तब आप नाड़ी के बारे में विशेषज्ञ बन सकते हैं। अभी तक बात हो गई हमारी कि कौन किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, उसकी नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है। अब हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त है उसकी नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है। तो स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है, इसके संबंध में भी इस श्लोक में बताया गया है कि सुखिनः सा स्थिरा गेया तथा बलवती मता चपला क्षुधिस्तस्यापि तृप्तस्य वक्ति स्थिरा, यानी सुखी पुरुष की नाड़ी स्थिर तथा बल वाली होती है तथा क्षुधित मनुष्य की नाड़ी चपल और चंचल चलती है। एवं तृप्त, यानी हर प्रकार से तृप्त व्यक्ति की नाड़ी स्थिर समझ में आएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई
हलचल समझ में नहीं आएगी, स्थिर एकदम जिस प्रकार से सामान्य पुरुष की नाड़ी चलती है उसी हिसाब से चलती हुई। इस श्लोक में बताया गया है कि सुखी व्यक्ति की नाड़ी किस प्रकार से कार्य करती है, बिल्कुल स्थिर नाड़ी चलती हुई समझ में आएगी, ना किसी प्रकार का उतार होता है, ना किसी प्रकार का कोई चढ़ाव समझ में आएगा, नॉर्मल एक बहाव में दिखती हुई समझ में आएगी नाड़ी बहती हुई, जब आप नाड़ी देखते हुए महसूस करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति दुखी होगा उस व्यक्ति की नाड़ी चपल और चंचल समझ में आएगी चलती हुए जब आप नाड़ी देखेंगे। जिस प्रकार बीड़ा या गिटार सारे राग और धुनों को अलग अलग प्रकार से विभाजित करके बताती है, वैसे ही हमारे शरीर में स्थित नाड़ी भी हमारे शरीर में होने वाले रोगों को विभाजित करके हमें बताती है। नाड़ी केवल धड़कन नहीं है, यह हमारे जीवन की एक नदी है, क्योंकि जब आप अपनी नाड़ी के बारे में जान जाएंगे तो किसी डॉक्टर किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नाड़ी के बारे में और विस्तृत जानकारी या और किसी अन्य शारीरिक संबंध विकार के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी हो चाहिए हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाबा धन्वंतरी का घंटा जरूर बजाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय।